Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will discuss the illustration 10. Pass the journal entries for the following. Interest due but not received 4000. Interest due है पर हमें रिसीव नहीं हुआ है. इसका मतलब क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट है. ठीक है, मतलब हमने सर्विसेज तो दे दी हैं, ठीक है, लेकिन अगर पेमेंट नहीं मिलती तो उसे हम क्या बोलते हैं? अक्रूड. ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या हो गया है? ड्यू हो गया. इंटरेस्ट मिलना है पर अभी तक उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट. तो अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट. फिर नेक्स्ट क्या है? सैलरीज ड्यू टू स्टाफ 25,000. मतलब सैलरी हमें देनी थी लेकिन हमने दी नहीं है. इसका मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी है. आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है. इसलिए सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट बीइंग सैलरीज ड्यू टू स्टाफ. फिर नेक्स्ट है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर. जो रेंट पे किया गया है इस साल का, 2000 कौन से ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का है. इसका मतलब क्या हो गया? प्रीपेड रेंट है. तो प्रीपेड रेंट क्या होता है? एक तरह से असेट होता है. पिछले साल देना था लेकिन हमने एडवांस में दिया इस साल, तो हमारा क्या हो गया? असेट. कोई भी खर्चा जो हमें पिछले साल देना है लेकिन हमने पहले से ही दिया तो वो हमारी क्या बन जाता है? असेट बन जाता है. तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट पेड इन एडवांस. ओके, अब नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5000. 10% डेप्रिसिएशन लगाना है कि इस पर फर्नीचर पर इसकी कॉस्ट कितनी? 5000. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. 5000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 500. डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर तो 500 बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा फर्नीचर का. ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर. जो भी गुड्स यूज किए गए हैं फर्नीचर को बनाने में, उनका सेलिंग प्राइस कितना है? 2000 और कॉस्ट कितना था? 1500 का. ठीक है, अब इसका मतलब है बिजनेस के अंदर ही जो गुड्स हैं उन्हें यूज़ करा है हमने फर्नीचर बनाने में. ठीक है, बिजनेस के अंदर के गुड्स को हमने यूज़ करा है फर्नीचर बनाने में. तो इससे क्या होगा? हमारे एक असेट क्रिएट होगा. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि हमारे परचेजेस कम हो रहा है इसलिए परचेजेस को हम क्रेडिट कर रहे हैं. कितने से? कॉस्ट पर करेंगे. ठीक है, 1500. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड कमीशन 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस. चेक रिसीव करा है, तब रिसीव करा है कमीशन 10,000 चेक के थ्रू, और हाफ ऑफ दिस विच इज इन एडवांस. अब इसमें से 5,000 जो है वो एडवांस के हैं. तो इजी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 10,000. अब कमीशन रिसीव्ड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि एडवांस में मिला हुआ है ये. जब भी कोई चीज़ एडवांस से मिलती है तो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, इसलिए वो क्या कर रखा है? हमने क्रेडिट कर रखा है. ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास ओपनिंग एंट्री है. ठीक है, द फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल इज पास टू रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर. ठीक है, जो भी फर्स्ट एंट्री होती है जर्नल की वो हम पास करते हैं क्या रिकॉर्ड करने के लिए? प्रीवियस ईयर के जो भी बैलेंसेस है उसे रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं. फर्स्ट एंट्री जो होती है जर्नल की उसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए. उसे हम क्या कहते हैं? ओपनिंग एंट्री. ठीक है, तो बैलेंस शीट prepared at the end of the year shows closing balances of each asset and liability forms the basis of opening entry. बैलेंस शीट के बेसिस पर ही हम ओपनिंग एंट्री पास ऑन करते हैं. अब हम जब ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो असेट्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और कैपिटल और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं. ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया हो तो हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. और कैसे कैलकुलेट करेंगे? असेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो कैपिटल कैलकुलेट हमारा हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको देखो एग्जाम्पल दिख रहा है. एग्जाम्पल में बैलेंस शीट दे रखी है आपको. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स और कैपिटल दे रखा है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? डेबिट साइड में सारे असेट्स लिख दोगे. कैश, बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपने सब लिख दिए. और क्रेडिट में आप लिख दोगे, क्या लिखोगे? कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो ये आपकी क्या हो गई? ओपनिंग एंट्री हो गई. क्या हो गई? ओपनिंग एंट्री. ओके,
अब इलस्ट्रेशन 11 देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 11 में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 द पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रदर्स दिल्ली वॉज एज फॉलोज। भार्गव ब्रदर्स दिल्ली की जो पोजीशन है वो एज फॉलोज है। कैश इन हैंड के पास 6000 का है, बैंक में 25,600 है, स्टॉक ऑफ गुड्स 9000 का है, मशीनरी 45,000 की है, फर्नीचर 18,000 का है। अब्दुल जो एक डेटर है वो 20,500 के हैं। नीरज जो है वो 26,000 का है डेटर, लोन है 50,000 का। अमित जो क्रेडिटर है 6,700 का है। पास दी ओपनिंग जर्नल एंट्री, हमें क्या पास करना है? ओपनिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब्दुल और नीजा जो हमारे डेटर है उनको भी हम डेबिट करेंगे। जो पर्टिकुलर अमाउंट दे रखा है उसमें लिख देंगे 2। आपको दिख रहा है लोन अकाउंट 50,000 का। अमित जो क्रेडिटर है उसे लिख देंगे। और हम क्या करेंगे? असेट में से लोन को माइनस करेंगे, अमित जो क्रेडिटर है उसे माइनस करेंगे। जो बैलेंस अमाउंट है वो हम कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो ये आपकी क्या हो गई? ओपनिंग एंट्री हो गई। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 12 देख लीजिए। इलस्ट्रेशन 12 में क्या है? असेट्स दे रखे हैं आपको, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ भी दे रखी। तो असेट्स आप लिख लेंगे, ठीक है, फिर कैपिटल के साथ आप लाइबिलिटीज़ भी लिख लेंगे। तो ये आपकी ओपनिंग एंट्री हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है हमारा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के साथ हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, इन सब इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे। अब जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। चार्ज ईच टाइम द सप्लाई इज मेड, जब जब सप्लाई होती है तब जीएसटी लगता है। ईच टाइम द गुड्स आर सोल्ड एंड और सर्विसेज आर रेंडर्ड एक्सेप्ट ऑन एग्जाम्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी बार आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करोगे उतने बार क्या लगेगा? जीएसटी। केवल कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को छोड़कर जीएसटी सब पर लगता है। ठीक है, अब जीएसटी चार्ज किया जाता है किसके द्वारा? एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के द्वारा, जिसने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा हो। ठीक है, और इसकी रेट भी क्या होती है? गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती है। ठीक है, ये चार्ज किया जाता है अंटिल द गुड्स और सर्विसेज रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन, दे आर कंज्यूम्ड। ठीक है, जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर वंस द गुड्स और सर्विसेज रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन। अगर गुड्स एंड सर्विसेज उनकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, उन्हें फर्दर हम सेल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी तभी लगेगा जब आप उसे फर्दर सेल करोगे तो। ठीक है, ठीक है, तो जीएसटी कब लगता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को छोड़कर केवल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जीएसटी लगा सकता है। ठीक है, और कब तक लगा सकता है? जब तक वो फाइनल कंजम्पशन तक ना पहुंच जाए। अगर वो फाइनल कंजम्पशन या डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो तब जीएसटी नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट क्या है? कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। जीएसटी की कैटेगरीज क्या है? तो जीएसटी इज कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरी है जीएसटी की। पहला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST, लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाई सेल। ओके, फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST। ठीक है, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। ठीक है, IGST कहाँ लगता है? इंटर स्टेट, आउटसाइड दी सप्लाई स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, ऐसे, तो वहाँ पर क्या लगता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। ठीक है, CGST और SGST ये इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही लगता है। ठीक है, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई या सेल। When supply sale is made within the state, it is called intrastate. Intrastate किसे कहते हैं? जब किसी एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रहा है ना, मध्य प्रदेश के अंदर ही बेचा जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा? इंट्रा। सप्लाई या सेल इज मेड फ्रॉम जयपुर राजस्थान टू उदयपुर राजस्थान,
राजस्थान के अंदर ही जयपुर से उदयपुर दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, है ना। व्हेन सप्लाई सेल इज मेड आउटसाइड द स्टेट, अब स्टेट के बाहर किया जा रहा है, इंटर स्टेट किया जा रहा है, ठीक है, जयपुर राजस्थान से दिल्ली दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। जब जयपुर से मैं दिल्ली भेजूंगी तो वो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। जीएसटी के अंदर क्या आ गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसे चार्ज किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, सेलर ऑफ द गुड्स के द्वारा, जो गुड्स बेच रहा है उसके द्वारा, ठीक है। और पे किया जाता है, पेड बाय द परचेजर, जो भी परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज वो इसे पे करता है फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जीएसटी पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इनपुट जीएसटी, जो भी परचेजर जीएसटी पे करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे उसे क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, ठीक है। इनपुट जीएसटी में भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आता है। एंड जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स, जो जीएसटी कलेक्ट करता है सेलर ऑफ द गुड्स उसे क्या बोलते हैं हम, आउटपुट जीएसटी, क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। उसके अंदर भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आता है, ठीक है। अब जो जीएसटी होता है, भले वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, वो चार्ज होता है ऑन द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे चार्ज होता है, नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड। इसका मतलब नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स में से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रखा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेट वैल्यू, ठीक है। और इसकी रेट क्या होती है, प्रिस्क्राइब्ड रहती है, पहले से ही गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करके रखती है, ठीक है। अब ये देखो एक सैम्पल दे रखा है टैक्स इनवॉइस का, एक बिल का सैम्पल दे रखा है, तो आपको लिस्ट प्राइस दे रखी है कितने की, 20,000 की, उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहे हो 10% का, तो 20,000 का 10% निकालेंगे तो कितना का 2,000, 20,000 में से 2,000 गए तो कितना है 18,000। तो ये आपकी जो 18,000 है वो क्या है, सेल वैल्यू है, क्या है, सेल वैल्यू। अब इस सेल वैल्यू में क्या ऐड होगा, सीजीएसटी ऐड होगा और एसजीएसटी ऐड होगा, और यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट कितनी दे रखी, 6%। तो 18,000 का 6%, 6%, 1080 ऐड कर दिया तो 20,160, ये इनवॉइस प्राइस हो गई, ये टैग मतलब ये चीज़ ली जाएगी। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, 20,160, 18,000, 1080, ठीक है। नेक्स्ट है चार्जिंग या लेवी ऑफ जीएसटी। इफ द सप्लाई सेल इज इंट्रा स्टेट, अगर इंट्रा स्टेट है मतलब स्टेट के अंदर ही है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किए जाते हैं एट हाफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ जीएसटी। जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ जीएसटी है उसके ऊपर हाफ सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। इसका एग्जाम्पल है, सप्लाई या सेल ऑफ गुड्स इज इंट्रा स्टेट एंड द प्रिस्क्राइब रेट इज 12%। प्रिस्क्राइब रेट कितना, 12%। 12% का आधा कितना होगा, 6% लगेगा सीजीएसटी और 6% लगेगा एसजीएसटी। अगर सप्लाई या सेल इंटर स्टेट है, एक स्टेट है दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पर क्या लगेगा, आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा प्रिस्क्राइब रेट पे। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई या सेल ऑफ गुड्स इज इंटर स्टेट, द प्रिस्क्राइब रेट इज 12%, तो आईजीएसटी कितना लगेगा, 12% का लगेगा। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई को। तो पहला क्या है, अमिताभ एक डीलर है जो स्टेशनरी गुड्स में डील करता है, जो दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। सेल्स गुड्स टू अजय ऑफ दिल्ली, अब दिल्ली में ही अजय को बेचा है, ये एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेलर और बायर दोनों दिल्ली के ही है, इसलिए यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। अब दूसरे केस में अमित एक डीलर है स्टेशनरी का जो दिल्ली में रहता है, उसे ऑर्डर मिलता है अजय से, अजय ऑफ दिल्ली ऑफ इंटरैक्टिव बोर्ड्स, ठीक है। दीज इंटरैक्टिव बोर्ड्स आर डिलीवर्ड टू राकेश ऑफ कानपुर। अभी जो इंटरैक्टिव बोर्ड्स हैं ये किसे डिलीवर किए गए, राकेश को डिलीवर किए गए, मतलब अजय ने किसको डिलीवर करा है, राकेश को डिलीवर करा है कानपुर में। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट
सप्लाई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, CGST और SGST दोनों ही होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इंट्रा स्टेट सप्लाई बिकॉज गुड्स, मतलब अजय ने राकेश को भले ही दिया है लेकिन ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। क्यों है इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्योंकि जो गुड्स हैं इंटरेक्टिव बोर्ड्स ये डिलीवर किसको किए जा रहे हैं, राकेश ऑफ कानपुर ऑन बिहाफ ऑफ अजय, अजय के बिहाफ से डिलीवर किए जा रहे हैं। ठीक है, अजय के बिहाफ से डिलीवर किया जाए तो अजय कहाँ का, दिल्ली का है, इसलिए इस केस में क्या होगा, CGST लगेगा और SGST लगेगा। मतलब इस वाली सेल को हम इंटर स्टेट नहीं मानेंगे, इंट्रा ही मानेंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, कंटिन्यूइंग द अबव एग्जाम्पल, सिंस अजय हैज सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ कानपुर, इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई फॉर अजय, द सी विल चार्ज IGST ऑन सप्लाई। अब अजय ने जो सेलिंग करी है राकेश को वो इंटर स्टेट हो गई है, इसलिए वहां पर IGST लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ समझने की बात है, अमिताभ ने जो अजय के साथ करा है वो इंट्रा स्टेट है तो उस पे CGST और SGST लगेगा। अब अजय ने जो राकेश को भेजा है वो क्या इंटर स्टेट है तो उस पर क्या लगेगा, IGST लगेगा। I hope that through this video you have understood some specific transactions related to journal and some basic idea about goods and services tax. Thank you.